हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको बताया, हमने नागरिकता जो भाग 2 है उसको पढ़ लिया है। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ लिया है और उसी से संबंधित 3 इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको सामान्य जानकारी भी इन चीज़ों की होनी चाहिए। जिनमें पहला है CAA, जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ। उसके बाद दूसरा है NRC, ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा। और तीसरा NPR, इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इन्हीं की चर्चा करेंगे और आज के बाद आपको मोटा मोटा इन चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि ये चीज़ें हैं क्या और विवाद होने का, बवाल होने का क्या कारण था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि जो नागरिकता है, जो संविधान का भाग 2 नागरिकता है, वो नागरिकता के अर्जन में यानी कि ग्रहण करने में या उसके अंत में कोई स्पेशल प्रावधान, कोई मुख्य प्रावधान, कोई मतलब नियम कानून नहीं बना रहा है। केवल 11 अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद को ये शक्ति दे रहा है कि संसद यदि चाहे तो नागरिकता के अर्जन करने में, उसके अंत करने में या नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकती है। ये संसद को अधिकार है और संसद ने इसी अधिकार का उपयोग करते हुए सन 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए और अब तक 5 बार उसको संशोधित किया जा चुका है। नागरिकता अधिनियम 1955 को सबसे पहला संशोधन हुआ 1986 में, उसके बाद हुआ 92 में, उसके बाद हुआ 2003 में, उसके बाद हुआ 2005 में और लेटेस्ट जो इसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो हुआ सन 2019 में और जो भारत में एक बवाल का कारण बना। वास्तव में मामला क्या था? देखो, पंजीकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारत में यदि नागरिक बनना है, भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, तो उसे कम से कम 11 वर्ष का समय होना चाहिए उसके पास। ऐसा समय, ऐसे मतलब वो 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। ये एक शर्त है कि कम से कम वो 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। ये शर्त है पंजीकरण द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने की। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से आए थे, कुछ लोग अफगानिस्तान से आए थे, कुछ लोग बांग्लादेश से आए थे, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। यानी कि वहाँ पर जो उन देशों के धर्म हैं वो इस्लाम धर्म है उनका। तो वहाँ पर इनके साथ धार्मिक रूप से बहुत प्रताड़ना थी, मंदिरों को लेकर या इनके पूजा घरों को लेकर, मतलब कि पूजा स्थलों को लेकर काफ़ी दिक्कत थी। धर्म के आधार पर इन सब के साथ में भेदभाव भी हो रहा था, हिंसाएं भी हो रही थी। कई बार इनकी बेटियों को उठा के ले गए, मतलब स्त्रियों के साथ में उनकी लज्जा भंग होना, ठीक से राशन ना पहुंचना, ठीक से सरकारी सुविधाएं ना मिलना, ये तमाम रूप से धार्मिक प्रताड़नाएं इनको हो रही थी और इसी कारण से परेशान होकर भारत में शरणार्थी हो गए। पर भारत, अब वहाँ जाने का तो मामला बचा ही नहीं कुछ भी, तो अब इनको वेट करना पड़ रहा था कि कब हम भारत के नागरिक बने, क्योंकि भारत के नागरिक बनने के लिए कम से कम 11 वर्ष का समय भारत में व्यतीत किया होना चाहिए जो नागरिक बनना चाहता है। तो भारत सरकार ने क्या काम किया, एक बिल पेश किया जिसका नाम था CAB, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल। देखो, इंग्लिश में होता है बिल, हिंदी में होता है विधेयक। संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक या बिल पेश किया जा सकता है। मान लेते हैं लोकसभा में पेश किया, तो लोकसभा में पेश होने के बाद वहां से पारित होगा, पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहां से पारित होगा, पास होगा, और उसके बाद दोनों सदनों से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, उसको प्रमाणित कर देंगे, तो वो जो बिल है वो तुरंत एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो विधेयक है वो अधिनियम में बदल जाएगा और अधिनियम या एक्ट का मतलब है सीधे सीधे कानून, वो कानून में बदल जाएगा। तो ऐसे लोगों को 11 साल तक इंतजार ना करना पड़े, वो भारत के नागरिक बन पाए। जो नारकीय जीवन वो वहाँ जी रहे थे वो यहाँ भी जीने को मोहताज हैं, क्योंकि नागरिकता नहीं है तो राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, ना रहने की सुविधा है, ना कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, ना अन्न उनको मिल सकता है, ना रसद उनको मिल सकती है, ना बिजली की सुविधा उनको मिल सकती है, ना पानी की सुविधा मिल सकती है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है। तो वो वहाँ से यहाँ परेशान होकर आए हैं धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। तो उन लोगों को शीघ्र नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बिल पेश किया जो कानून बन गया और उसमें जो समय सीमा थी वो 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो व्यक्ति भारत में 5 वर्ष रह लेता है
जो भारत में 5 वर्ष रह लेता है, 11 से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई सीएए के माध्यम से, वो भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, वो भारत में नागरिक बन सकता है, भारतीय नागरिक बन सकता है। तो इनके बारे में ये पहला संशोधन ये हुआ। दूसरी बात है, अब ये जो सीएए आया, इसमें कौन लोग थे, कौन सी कम्युनिटी के लोग थे? तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग आए थे, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत में रह रहे थे, शरणार्थी थे और उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। तो ऐसे जो 6 कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग थे जो भारत में रह रहे थे, ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। इन 6 कम्युनिटी के लोगों को नागरिकता इसके द्वारा प्रदान की गई, पर शर्त क्या थी कि कम से कम 5 वर्ष आप भारत में रहे होने चाहिए और 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 6 की 6 कम्युनिटी से जो लोग इन तीनों कंट्री से आए थे धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, उनको क्या दिया गया? उनको नागरिकता प्रदान की गई। ये बात सीधे सीधे सीएए बोल रहा था। पर राष्ट्र में देश विरोधी गतिविधियां चालू हो गई, देश विरोधी गतिविधियां चालू हो गई और जो इंटरनेशनल गिरोह होते हैं, जो संगठन होते हैं जो किसी भी देश को बढ़ने में दिक्कत कर देना चाहते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अब हमारे देश के जो मुस्लिम वर्ग हैं, उन वर्गों में ये बात प्रचारित की गई कि जो ये सीएए आया है, ये इसमें देखो कहीं मुसलमानों का नाम नहीं है। उनके बीच में ये बात प्रचारित की गई कि कहीं भी इसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, यानी कि तुम्हारा नाम इसमें नहीं है तो तुम्हारी नागरिकता अब छिनने वाली है और तुमको यहाँ से भगाया जाएगा। और साथ में बात जोड़ दी गई एनआरसी की। एनआरसी के बारे में जिक्र करेंगे हम। सीएए को एनआरसी से जोड़ दिया गया और उनको बोला गया कि देखो इसमें कहीं भी मुसलमानों का नाम नहीं है और तुमको भगा दिया जाएगा। ये एक मत है, ये एक अलग मत है। पर विधिक रूप से जो उसको चैलेंज कर रहे थे वो इस बात को बोल रहे थे कि ये जो कानून है वो संविधान के मौलिक जो ढांचा है या उसके मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ये उसका उल्लंघन करता है। तो पूछा गया क्यों उल्लंघन करता है? कि इसमें सभी धर्मों को इसमें स्थान दिया गया, सभी धर्म के लोगों को इसमें स्थान दिया गया, पर मुस्लिम धर्म के लोगों को इसमें स्थान नहीं दिया गया, तो इसलिए विभेद करता है। अब पॉइंट वहां भी जायज था, पर पॉइंट यहां भी एक है कि ये वो लोग हैं जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर 3 इस्लामिक कंट्रीज से भारत आए हैं। पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं और बांग्लादेश से आए हैं। तीनों ही इस्लामिक कंट्री हैं और आधार क्या है? धार्मिक प्रताड़ना। तो इन तीनों ही कंट्रीज में ये सब लोग अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज में हैं। बट जो इन लोगों के इन कंट्रीज के नागरिक हैं, जो इन देशों के नागरिक हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे मुस्लिम धर्म है, देश का भी वही धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो वहां पर मुसलमान धार्मिक रूप से प्रताड़ित कैसे हो सकता है? ये बात सरकार ने रखी कि ये लोग वहां पे प्रताड़ित हैं, तो इसमें मुसलमानों को जोड़ने का क्या फायदा? इसमें मुसलमानों को जोड़ने का क्या फायदा? ये सरकार ने इसमें बात रखी और इसीलिए इससे मुसलमानों को बाहर रखा गया। तो इस पे काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी दिक्कत है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज से में किसी मुसलमान को क्या दिक्कत हो सकती है? धार्मिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 6 कम्युनिटी जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग आते हैं, ये कहाँ जाएंगे यदि धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए? तो इन्हीं लोगों की सुविधा के लिए ये एक्ट लाया गया, पर इसमें घोर साजिश हुई भारत में और इसको एक बवाल का रूप दे दिया गया। और फिर उसके बाद फिर तथ्य निकल कर आए तो धीरे धीरे मामला शांत हो गया। पर इससे फिर बहुत बार समझाया भी गया, बहुत सारे पत्रकारों ने बोला, मनीषियों ने बोला, राजनेताओं ने बोला कि किसी भी मुस्लिम भाई के, जो हमारे भाई हैं मुस्लिम भाई, उनकी नागरिकता को इससे कोई भी खतरा नहीं है। पर इसको बूस्ट कहाँ किया गया? अब चलते हैं एनआरसी की तरफ। सीएए आपको समझ में आ गया होगा। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर, एक भारतीय नागरिकों का रजिस्टर है जो एनआरसी के नाम से लाया जाएगा या अभी लाया भी जा चुका है। भारत में ये केवल असम में लागू हुआ है अब तक और वहाँ पर इसका अपोज हुआ है, वहाँ पर विरोध हुआ है। विरोध होने का कारण हम इसमें देखेंगे। तो एनआरसी
का आधार कहां से है? जो 2003 में, देखो मैंने आपको बताया 86, 92, 3 और 5 और 19, यानी कि 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 5 बार नागरिकता कानून में संशोधन हो चुका है। और 2003 के संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम में एनआरसी का प्रावधान किया गया था। इसमें एनआरसी की बात आई थी, वहां से इसको उठाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था? एनआरसी का उद्देश्य क्या है? एनआरसी का उद्देश्य है अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकाल फेंकना। अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकालना। अब अवैध प्रवासी किसको कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और अवैध का मतलब है इलीगल तरीके से जाता है। तो अवैध प्रवासी किसको मानेंगे? कि जो व्यक्ति भारत में आया है, जो व्यक्ति भारत में आया है और वह भारत में किस तरह आया है? अवैध यात्रा करके। मतलब उसकी यात्रा जो है वो वैध नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल तरीके से आया है। अगर लीगल तरीका क्या है? लीगल तरीका है आप पासपोर्ट दिखाओ अपना, आप वीजा दिखाओ। अब वीजा परमिट ही तो होती है, वीजा दिखाओ अपना, और उस वीजे पे ये चीज मेंशन होती है, डेट मेंशन होती है कि फलाना आदमी जो आपके देश में आ रहा है वो इस तारीख से इस तारीख तक आपके देश में रहेगा। अवैध प्रवासी वो लोग कहलाए जो इलीगल तरीके से यात्रा करते हुए भारत में चले आए, जिनके पास ना तो कोई वीजा था, ना कोई पासपोर्ट था, ना ही कोई ऐसी सूचना थी कि ये लोग इतने समय से इतने समय तक भारत में रहेंगे। उनको अवैध प्रवासी माना गया। और ऐसे ही अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर करने के लिए एनआरसी जैसी योजना को लाया गया, एनआरसी जैसा कदम उठाना पड़ा। तो एनआरसी एक्चुअली में लागू अब कहां किया गया? एनआरसी लागू कहां किया गया? सबसे पहले असम में लागू किया गया, पर वहां पर इसका घोर विरोध हुआ, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया थी, और ये असम में क्यों लागू किया गया था? असम का जो हिस्सा है आपको पता होगा, असम बांग्लादेश के साथ में लगता है। तो बांग्लादेश के नागरिक भारत में घुसपैठ के जरिए बाहर आ रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए काम किया गया। तो अब इसमें बात क्या आई? बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना था तो निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है। पर आरोप ये लगा कि जो एनआरसी जो असम में लागू हुआ, इसकी प्रक्रिया दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण क्यों है? कि जो घुसपैठिए हैं वो तो सिद्ध हो जा रहे हैं भारतीय नागरिक, और जो मूल निवासी हैं, जो रह रहे हैं, उनके पास किसी न किसी दस्तावेज का अभाव होने के कारण या किसी भी कारण से वो लोग इस प्रक्रिया के अंतर्गत अवैध प्रवासी सिद्ध हो रहे हैं। जो भारत के मूल नागरिक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है या उनको डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। डिटेंशन कैंप एक तरह का जेल जैसा कोई स्थान है जहां पर अवैध प्रवासियों को रखा जाता है, और अवैध प्रवासियों को रखने के बाद उनकी देश की सरकारों से चर्चा की जाती है और उनको फिर वहां पे सुपुर्द किया जाता है। तो इस प्रक्रिया पर दोषपूर्ण होने का आरोप लगा और इसका कड़ा विरोध हुआ। तो एनआरसी आप समझ गए होंगे, अवैध प्रवासियों को बाहर दिखाने का रास्ता है। नागरिकता कानून में जो संशोधन 2003 में हुआ, वहां से कॉन्सेप्ट उठाया गया और पहली बार असम में लागू हुआ, वहां पे इसकी प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना गया। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो एनआरसी के दौरान किसी भी व्यक्ति को दिखाने पड़े या दिखाने पड़ सकते हैं यदि इंडिया में लागू हुआ? डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, पर मेन चीज मैं आपको बता देता हूं। आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी मूल निवास होना चाहिए आपके पास, या आपका भूमि दस्तावेज होना चाहिए, जमीन के कागज होने चाहिए, प्लॉट के, मकान के, दुकान के, जिससे यह बात सिद्ध हो कि आप भारत के नागरिक हैं। और तीसरी बात है, या आपके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, या आपके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, ये सब चीज होना चाहिए। या अगर आप बाहर से आए हैं और भारत में शरण लिए हुए हैं तो आपके पास शरणार्थी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये बातें, ये डॉक्यूमेंट्स एनआरसी के दौरान दिखाने पड़ सकते हैं, किसी भी नागरिक को दिखाने पड़े। तो देखो सीधी सीधी बात है, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भारत का नागरिक है उसके पास ये सब चीज होंगी, जाहिर सी बात है, तो दिखा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं उसमें होगी यदि भारत में ये चीज लागू होती है। इसमें विवाद का कोई भी कारण नहीं है। एनपीआर की बात कर लेते हैं। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, यानी कि भारत की जनसंख्या से संबंधित एक रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों का विवरण लिखा जाएगा। विवरण में क्या लिखा जाएगा? विवरण पे चलते हैं कि
राष्ट्रीयता कौन सी है, मतलब लिखा जाएगा, नागरिकों के बारे में लिखा जाएगा, राष्ट्रीयता इंडियन है, नाम क्या है आपका, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका डेट ऑफ प्लेस क्या है, मतलब बर्थ प्लेस क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपका लिंग क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी का नाम क्या है या आपके पति का नाम क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका स्थायी पता क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, और आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं आप, ये सब विवरण भारत सरकार को देने होंगे अनिवार्य रूप से। एनपीआर लागू के होने के समय ये अनिवार्य रूप से ये सब विवरण सरकार को देने होंगे। और एनपीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की सिफारिशों पर लागू हुआ, चालू हुआ, या इसको अपनाया गया है इस कॉन्सेप्ट को 2001 की अटल बिहारी सरकार की सिफारिशों पर। और एनपीआर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एनआरसी का फुल फॉर्म याद रखना है, सीए का फुल फॉर्म याद रखना है, और इनका आधार क्या है, इन ये किस आधार पर लिए गए, ये बात आपको याद रखनी है। अब एनपीआर की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत आन पड़ी? एनपीआर की जरूरत इसलिए है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं वो टारगेटेड हों, उनको पता हो कि हम जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बना रहे हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचें, ये धरातल तक पहुंचे और उन लोगों को लाभान्वित करें जिनके लिए एक्चुअली में बन रही हैं। तो योजनाओं, अब सरकार के पास प्रॉपर डेटा होगा, उनके पास पूरा विवरण होगा, तो वो टारगेटेड योजना बनाएंगे और व्यक्तियों को जिनके लिए वो बनाई जा रही है योजनाएं वहां तक वो चीजें पहुंचेंगी। तो योजनाओं को, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो राज्य सरकार की हो, उनको बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए, उनके परिणामों को बेहतरीन तरीके से करने के लिए, हर व्यक्ति तक जिनके लिए वो बनाई जा रही है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस एनपीआर की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने समझ लिया है सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में और एनपीआर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, इधर रेड बटन इधर आ रहा होगा, सॉरी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं पड़ता, इधर रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अच्छी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।